जो कल जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसका नाम था रिलेशन इन अ सेट। रिलेशन इन अ सेट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो दोनों एलिमेंट हैं, दोनों एलिमेंट सेट ए से ही लिए जाएंगे। मतलब पहला एलिमेंट भी जिस सेट से लिया जाएगा, सेकंड एलिमेंट भी उसी सेट से लिया जाएगा। ठीक है, एक मिनट, चैट। एक मिनट बच्चे, अभी भी आ रहे हैं। प्लीज़ आप लोग 7 बजे तक आ जाया करो। अभी 7:08 हो रहे हैं, लेट हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सर पता नहीं, चलो देखो, इससे पहले हम लोगों ने जो कल तक जो पढ़ा था, मेरे ख्याल से तुम सबने पढ़ लिया होगा। जिनका कल छूटा भी था, मैंने यूट्यूब में डाल दिया था और मैंने आप लोगों से कहा था पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपने वहाँ तक नहीं पढ़ा है तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने पढ़ लिया है। नहीं पढ़ा है तो नुकसान आप लोगों का है, और इस दौरान आपको थोड़ा सा देख के चलना है प्रॉपरली। आपको मेरे साथ एकदम साथ साथ चलना पड़ेगा। तो खैर, कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था रिलेशन इन अ सेट। और मैंने आपको बताया था रिलेशन इन अ सेट का मतलब होता है पहला एलिमेंट जिस सेट से आएगा, सेकंड एलिमेंट भी उसी सेट से आएगा। तो ये होता है रिलेशन इन अ सेट का मतलब। अब रिलेशन इन अ सेट के अंदर कई टाइप के अलग अलग रिलेशंस हैं। जैसे कि पहला तो आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, जो मैंने कल डिस्कस किया था, आइडेंटिटी रिलेशन। और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जिसमें हमेशा सेम एलिमेंट रिलेट होते हैं। ए कॉमा ए, देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म में डायरेक्ट मैंने लिखा है ए कॉमा ए, यानी बी लिखा ही नहीं यहाँ पे। यानी कि मैंने रास्ता ही बंद कर दिया बी के आने का, अलग एलिमेंट के आने का रास्ता ही बंद कर दिया। सच दैट जो स्मॉल ए होगा वो कहाँ से लिया जाएगा? सेट ए से लिया जाएगा। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन था। फिर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था? एनी रिलेशन इन अ सेट ए, एनी रिलेशन in set A is called reflexive। इसको रिफ्लेक्सिव तब कहा जाता है, is called reflexive if A कॉमा A belongs to R for all A belongs to कैपिटल A। यानी सेट ए से कोई भी एलिमेंट अगर पिक किया जाएगा तो R के अंदर A कॉमा A हमेशा होगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई सेट है A, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो ये जो डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव की, ये कहती है कि ए कॉमा ए तो ज़रूर होगा। यानी अगर 1 है तो 1 कॉमा 1 ज़रूर होगा। ठीक है, 2 है तो 2 कॉमा 2 भी होगा, 3 है तो 3 कॉमा 3 भी होगा। मतलब ये सारे पेयर्स होना ज़रूरी है। इसके अलावा रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, 1 कॉमा 2 आ गया, 1 कॉमा 3 आ गया, मतलब कुछ भी आ सकता है, लेकिन इनका आना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे बिलोंग्स टू लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं बोलता हूँ 1 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ए के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। इसका मतलब है 1 तो है ही, इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो रिफ्लेक्स आइडेंटिटी में क्या होता है? सिर्फ अपने आप से रिलेट होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? अपने आप से रिलेट होगा ही होगा, किसी और से भी हो सकता है। तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। फिर मैंने कुछ रिलेशंस आपको बताए थे, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है चेक करने का तरीका बताया था। जैसे कि मान लीजिए ये इक्वल टू का रिलेशन है, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है ये जो इक्वल टू का रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसके दोनों तरफ यानी एलएचएस में और आरएचएस में सेम एलिमेंट रख दूंगा और फिर पढ़ के देखूंगा। अगर ये स्टेटमेंट सही आ रहा है तो इसका मतलब ये जो रिलेशन हम बात कर रहे हैं, इस रिलेशन की जो बात कर रहे हैं यानी इक्वल टू की, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, निकिता भंडारी अपना माइक एक बार अनलॉक करो, आपसे सवाल पूछना है मैंने। यस सर। हाँ, जैसे कि ये सिमिलर टू का निशान है, ठीक है, आप मुझे बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? यस सर है। है, क्योंकि देखिए बिल्कुल सही जवाब है। सिमिलर कब होते हैं? ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो मैं इधर भी ट्राइंगल 1 लगा देता हूँ, इधर भी ट्राइंगल 1 लगा देता हूँ। मैंने क्या कहा था? दोनों एलिमेंट सेम रखने हैं। तो ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 1, ये स्टेटमेंट ट्रू बन रहा है, सही बन रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है? इज सिमिलर टू, ये रिफ्लेक्सिव हुआ। समझ की बात?
अच्छा नेक्स्ट सिमरन। सिमरन, हाँ सिमरन ये बताओ, ये एक कल वाली क्लास में आए थे आप? नो सर। तो आज यूट्यूब में देखा आपने? यस सर, देखा। अच्छा तो मैं, मेरे पास ये एक रिलेशन है, पैरेलल टू का रिलेशन है, ठीक है ना? आपको ये बताना है ये जो पैरेलल टू रिलेशन है, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? यस सर है। कैसे? सर L1 इज पैरेलल टू, मतलब L1 हो सकता है शायद। हाँ शायद नहीं, होता है, बिल्कुल होता है, हर लाइन अपने ही पैरेलल होता है। अच्छा ये वाला रिलेशन बताओ जरा, परपेंडिकुलर टू। परपेंडिकुलर, नो सर नहीं होता। बिल्कुल सही। अगर मैं L1 परपेंडिकुलर टू L2 लिखता हूँ तो ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है, जबकि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो रहा है। तो इसका मतलब है जो पैरेलल टू रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन सबको समझ में आ गई थी मेरे ख्याल से। इसमें क्या होता है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, जब आपसे सवाल पूछा जाएगा रिफ्लेक्सिव क्या होता है, यही बोलना है कि इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। एक मिनट, कोई और एंटर हो रहा है अब, हो अभी तक आ रहे बच्चे, लेट आ रहे। ठीक है जी, तो ये सबको याद रखना है, कोई भी पूछेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो आपको ये बताना है तुरंत। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशन। देखिए हमने दो रिलेशन तो पढ़ लिए, कौन कौन से, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और ये दोनों के दोनों जो रिलेशन है ये रिलेशन इन अ सेट है। रिलेशन इन अ सेट का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेम सेट से लिए जाएंगे। अब रिलेशन इन अ सेट में जो नेक्स्ट टाइप का रिलेशन आता है उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है। सिमेट्रिक का मतलब होता है एक ऐसी लाइन होती है, वैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ ये पैराबोला जो है इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, इसका मतलब है एक्स एक्सिस एक मिरर की तरह काम कर रहा है, ऊपर जैसा है बिल्कुल वैसा ही नीचे भी है। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो पैराबोला होता है इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, या फिर अगर अपर पैराबोला है तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि अगर मैं ये लाइन खींच रहा हूँ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के राइट साइड में और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में दोनों तरफ एक जैसा है, तो इसका मतलब है सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक का मतलब यही होता है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं कहता हूँ 2 इज लेस देन 3, ये एक रिलेशन है लेस देन। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 3 इधर लिख दूंगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2 लिख दूंगा, तो क्या मैं अभी ये वाला सिंबल यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, मुझे सिंबल चेंज करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो रिलेशन था, जब 2 यहाँ पे लिखा था लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 3 लिखा था, तब ये लेस देन का रिलेशन बन रहा था। लेकिन जब मैंने एलिमेंट्स की पोजीशन को स्वैप कर दिया, यानी कि आपस में चेंज कर दिया, तो ये वाला रिलेशन अब काम नहीं कर रहा है, इस लेस देन रिलेशन काम नहीं कर रहा है। अब कौन सा रिलेशन काम कर रहा है? ग्रेटर देन काम कर रहा है। बात समझ आ गई? तो जब ऐसा, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि अगर हम पोजीशन चेंज करेंगे एलिमेंट्स की अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या बोलते हैं, नॉर्मली रिलेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर पोजीशन चेंज करने के बाद भी, हो हेलो आदित्य, हेलो आदित्य, चलो खैर, मैंने क्या बताया, नॉर्मली क्या होता है अगर हम एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करेंगे तो रिलेशन चेंज होता है। जैसे ये लेस देन था, अगर मैंने एलिमेंट्स की पोजीशन स्वैप कर दी, अब मैं लेस देन यूज ही नहीं कर सकता, तो मुझे ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो, है ना? तो नॉर्मली क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी आपको पता है क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मैंने आपको बताया था, आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, अगर ए रिलेटेड टू बी है देन बी रिलेटेड टू ए, ये जरूरी नहीं है, नॉट रिलेटेड टू। ठीक है, यानी कि जैसे कि अगर मैं इसमें ये बात करूं 2,3 बिलोंग्स टू, कौन सा रिलेशन है? लेस देन, तो मैं आर लिख रहा हूं, देन 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बात समझ आ गई? नॉर्मली रिलेशन चेंज हो जाता है, इसलिए यहां पे लिख रहा हूं 3,2 जो है कौन से रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है? लेस देन को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पे जो आर रिप्रेजेंट कर रहा है वो लेस देन को कर रहा है। ठीक है, और इस रिलेशन को मैंने आर नहीं मान रखा, ये कुछ और है, ये हो सकता है आर हो, ये हो सकता है एस हो, कुछ और हो। तो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर 2,3 जो है वो लेस देन रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो 3,2 लेस देन रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है 3 लेस देन 2 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। आर का क्या मतलब है? आर यहाँ पे लेस देन है, तो मैं कह रहा हूँ 2 और 3 जो है वो लेस देन रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो 3,2 जो है वो लेस देन रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा ही होता है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ
लेट्स से कोई एक नाम ले लेते हैं, जैसे अनीता। अनीता इज सिस्टर ऑफ, ठीक है, लेट्स से श्याम। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो इस सिस्टर ऑफ है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं शाम को पहले लिखता हूँ और अनीता को बाद में लिखता हूँ, तो क्या मैं इस सिस्टर ऑफ रिलेशन यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करने के बाद, एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करने के बाद रिलेशन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जिनमें चेंज ना हो, जिनमें एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करने के बाद रिलेशन चेंज ना हो, उनको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन बताता हूं मैं। तो इसकी डेफिनेशन बनती है कुछ इस प्रकार, इफ, या पूरा लिख देता हूं, अ रिलेशन, आप लोग कॉपी बनाते रहना साथ साथ, अ रिलेशन डिफाइंड इन सेट ए, इन सेट ए क्यों बोल रहा हूं, मैंने कहा था एक ही सेट में होना चाहिए, इन सेट ए, रिलेशन डिफाइंड इन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन if a comma b belongs to r implies b comma a belongs to r। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है if का मतलब है a और b पहले से रिलेटेड है, तो इसकी मदद से हम कह सकते हैं b और a भी क्या है, रिलेटेड है। अगर हम जिन रिलेशन में ऐसा कह पाएंगे वो रिलेशन जो होंगे वो सिमेट्रिक होंगे, ठीक है। दोबारा सुनिए, if का मतलब है ये चीज पहले से गिवन है, पहले से पता है कि a जो है वो b से रिलेटेड है, और अगर मैं ये कह सकता हूं कि b भी a से रिलेटेड है सेम रिलेशन से, तभी मैंने r यूज किया है। अगर a रिलेटेड है b से और b भी रिलेटेड है सेम रिलेशन से a से, तब हम कहते हैं इसको सिमेट्रिक। यानी अगर a b से रिलेटेड की मदद से मैं ये कह पाऊं कि b भी a से रिलेटेड है, तो हम इसको सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। अब आता है इसका एग्जांपल, जैसे कि इक्वल टू रिलेशन है, ठीक है। आपको ये चेक करना है सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, दो एलिमेंट लेने हैं, एक लेना है a एक तरफ, दूसरी तरफ b, ठीक है। तो a इज इक्वल टू बी दे रखा है, आप मुझे देख के बताइए क्या मैं इसकी मदद से कह सकता हूं b इज इक्वल टू a? बिल्कुल कह सकता हूं, है ना। रिलेशन चेंज नहीं हुआ, इधर भी इक्वल टू का रिलेशन था, इधर भी इक्वल टू का रिलेशन था, और जब मैंने एलिमेंट्स को स्वैप कर दिया तब भी इक्वल टू का रिलेशन है। इसका मतलब जो इक्वल टू है वो किस तरह का रिलेशन है, वो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। रोनित सर। हाँ रोनित, ये जो है रिलेशन पैरेलल टू, आप मुझे बताओ ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक है या नहीं है? है सर। है, कैसे? देखिए L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L1। अरे गजब, बिल्कुल सही। हमें क्या करना है, दो अलग अलग एलिमेंट लगाने हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, सेम एलिमेंट लगाते हैं, ठीक है, और वहां पे देखना पड़ता है सेम एलिमेंट लगा के ट्रू है या नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में सिर्फ रिलेशन दिया होता है और कोई स्टेटमेंट नहीं दिया होता है, तो हमें अपने आप ही दोनों जगह ए लिखना पड़ता है। जबकि सिमेट्रिक में क्या होगा, पहला स्टेटमेंट दे रखा होगा आपको, यानी कि L1 पैरेलल टू L2 दिया होगा। अब आपको इसकी मदद से बताना है क्या मैं L2 पैरेलल टू L1 कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि L1 पैरेलल टू L1, L1 पैरेलल टू L2 का मतलब है L2 पैरेलल टू L1, ठीक है। यहां तक बिल्कुल सही है। अच्छा करण, करण लगता है सुन नहीं सकता, या तो फिर करण का माइक नहीं है शायद, एक मिनट। ठीक है, शायद करण के पास माइक नहीं है, कोई बात नहीं, मैं और किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ। सर उसने यस सर लिखा है अच्छा, चैट पे। चैट पे लिखा हुआ है, ओके ठीक है। तो अनुभव, यस सर। अनुभव आप मुझे बताओ, ये जो परपेंडिकुलर टू का रिलेशन मैं बना रहा हूँ, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू, आप मेरे को बताओ ये सिमेट्रिक है या नहीं है? सर है, क्योंकि देखिए फिर से बिल्कुल सही है, L1 मैं यहाँ लिखूंगा, L2 यहाँ लिखूंगा, तो बन गया L1 परपेंडिकुलर टू L2। अब आप बताइए इसकी मदद से L2 परपेंडिकुलर टू L1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, सर लिख सकते। ठीक है ना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट और कौन है यहाँ पे देख लेते हैं, आंचल। आंचल आप बताओ, नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप बताना है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। आंचल, हाँ आंचल, ये जो निशान है ये किस चीज का है, कॉन्ग्रुएंट टू का है। आपको ये बताना है ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है या नहीं है? है, कैसे?
बिल्कुल सही। अगर ट्राइंगल वन कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल टू लिख रहा हूं मैं, तो उसकी मदद से मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल वन, ठीक है। दिस इंप्लाइज का मतलब समझते हैं ना आप? दिस इंप्लाइज का मतलब होता है ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी मदद से बनाए ये वाला स्टेटमेंट। दिस इंप्लाइज का मतलब ये होता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं 2 प्लस 3 प्लस लेट्स से 5, मैंने ब्रैकेट लगा रखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज, या इसको मैं x मान रहा हूं, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 प्लस 3 प्लस 5 8 इज इक्वल टू एक्स। दिस इंप्लाइज दैट तब लगा रहा हूं जब ऊपर वाले स्टेटमेंट से नीचे वाला स्टेटमेंट बनाए, ठीक है जी। तो ट्राइंगल वन अगर कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल टू है तो इसका मतलब है ट्राइंगल टू कॉन्ग्रेंट टू मैं ट्राइंगल वन कह सकता हूं। तो बिल्कुल सही, ये जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट पूछते हैं और किसी से सवाल। गरिमा, गरिमा, ठीक है गरिमा, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं लिखता हूं इज सिमिलर टू, तो ये सिमेट्रिक है या नहीं है? है। कैसे? मैं लगा दूंगा ट्राइंगल वन, यहां लगा दूंगा ट्राइंगल टू, इसकी मदद से मैं कह सकता हूं ट्राइंगल टू इज सिमिलर टू ट्राइंगल वन, ठीक है ना। बिल्कुल सही। तनिष्का, तनिष्का नेक्स्ट वाला एग्जांपल आप बताओ, ये सिमेट्रिक है या नहीं है? तो ये किस चीज का सिंबल है पहले तो ये बताओ। ये सिंबल किस चीज का है? लेस देन का। हाँ, लेस देन का। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ ये सिमेट्रिक है या नहीं है? नो सर, नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर मैं यहाँ a लिखता हूँ यहाँ b लिखता हूँ, तो अगर मैं कह रहा हूँ जो a है वो b से छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है b जो है वो a से छोटा तो होने से तक गलत हो जाएगा। तो मुझे ये वाला सिंबल चेंज करना पड़ेगा, और सिंबल चेंज करने के बाद रिलेशन चेंज हो जाएगा, और रिलेशन चेंज हो गया तो वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। सबको सिमेट्रिक की डेफिनेशन समझ में आ गई है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की क्या थी? इफ a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, ये पूरा स्टेटमेंट है, बोलना है, ठीक है। और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इफ a b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज, इंप्लाइज का मतलब है ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी मदद से नीचे वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया है, तब जाके हम लोग इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सबको बात समझ आ गई? तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी पढ़ लिया, रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया, एंड सिमेट्रिक पढ़ लिया। अब नेक्स्ट तरह का जो रिलेशन है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये सब हम पढ़ रहे हैं रिलेशन इन अ सेट, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में ऐसा होता है, अ रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड इन सेट कैपिटल ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तब कहा जाएगा ट्रांजिटिव इफ a b बिलोंग्स टू r एंड b c बिलोंग्स टू r। देखिए इफ पूरे के आगे लग रखा है, इस पूरे एंड के आगे लग रखा है, दो स्टेटमेंट के आगे इफ लगा हुआ है, इसका मतलब है ये वाला स्टेटमेंट भी हमें गिवन होगा कि a b से रिलेटेड है, और उसी रिलेशन से देखिए सेम रिलेशन है, इधर r लिखा है तो इधर भी r ही लिखा हुआ है, ठीक है। चैट में कोई कुछ बोल रहा है, कौन है? सर लेस देन इक्वल टू होगा सिमेट्रिक, ठीक है। राकेश का सवाल है जो लेस देन इक्वल टू होगा वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? तो पहले मैं ट्रांजिटिव की डेफिनेशन कंप्लीट करा देता हूं, फिर मैं राकेश का जवाब देता हूं, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए दोबारा से, अगर a b से रिलेटेड है और सेम रिलेशन से b c से रिलेटेड है, एंड अगर मैं इन दोनों की मदद से ये कह सका, मतलब मैंने फाइनली ये कहा इन दोनों की मदद से कि a जो है वो c से रिलेटेड है, तब जाके मैं ये कहूंगा कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। अब क्या मतलब है इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जो इक्वल टू रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव होता है। कैसे? देखिए पहले क्या करना है, मुझे इफ का मतलब है पहले ये वाला स्टेटमेंट ट्रू बनाना है, तो मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू के एक तरफ ए रख दिया, एक तरफ बी रख दिया, एंड दोबारा इक्वल टू यूज किया, फिर बी को सी से रिलेट करना है, मतलब जो ये सेकंड एलिमेंट है अगले रिलेशन के लिए फर्स्ट एलिमेंट लेना है, तो बी को बी सी के बराबर है। बराबर क्यों बोल रहा हूं मैं? बराबर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे इक्वल टू का रिलेशन दे रखा था, ये चेक करने के लिए दिया था, तो मुझे इक्वल टू का सिंबल दो बार लगाना है, एक बार लिखना है ए इज इक्वल टू बी, और फिर जो सेकंड एलिमेंट था उसको पहला एलिमेंट बनाना है, अगले रिलेशन के लिए सेम रिलेशन आना चाहिए, इक्वल टू इक्वल टू। अब मुझे बताइए इन दोनों स्टेटमेंट की मदद से मैं ये कह तो सकता हूं कि ए अगर बी के बराबर है, बी अगर सी के बराबर है, तो ए किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। सबको बात समझ आ गई? तो ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब है ए बी से रिलेट होना चाहिए एंड बी सी से रिलेट होना चाहिए सेम रिलेशन से, और अगर उसी रिलेशन से ए और सी भी रिलेट हो रहे हैं तब जाके मैं उसे कहूंगा ट्रांजिटिव रिलेशन।
ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल हो गया, एक तो हो गया इक्वल टू, ठीक है। तो अगला सवाल पहले मैं राकेश से पूछ लेता हूं, फिर मैं राकेश का जवाब भी दूंगा। राकेश। यस सर। हाँ राकेश, आप मुझे एक और एग्जांपल दो जो ट्रांजिटिव रिलेशन हो। क्या मैं पैरेलल टू रिलेशन को ट्रांजिटिव कह सकता हूं? आप ये चेक करके बताओ मुझे। यस सर। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि मैं यहां लिखूंगा L1 पैरेलल टू L2 एंड फिर लिखूंगा L2 पैरेलल टू L3। सेम रिलेशन बनाना है, ध्यान रखना, पैरेलल टू पैरेलल टू। और फिर इन दोनों की मदद से, इसकी मदद से और इसकी मदद से मैं कह सकता हूं L1 पैरेलल टू L3। तो मेरे ख्याल से आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ होगा। ए अगर बी से रिलेटेड है, इफ का मतलब जानते हो, ये गिवन होगा ए बी से रिलेटेड है एंड उसी रिलेशन से बी सी से रिलेटेड है, तभी मैं आर लिख रहा हूं दोनों जगह। और दिस इंप्लाइज का मतलब है इन दोनों की मदद से ये बन रहा है कि ए जो है वो सी से रिलेटेड है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी। सबको बात समझ आ गई? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिखो या ए रिलेटेड टू बी लिखो, एक ही बात है, मैंने आपको पहले ही बता रखा था। ठीक है राकेश, अब मैं आपका जवाब दे रहा हूं और फिर मैं बाकी और रिलेशन पूछूंगा। राकेश का सवाल ये था कि जो लेस देन इक्वल टू है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो कौन आंसर देना चाहेगा? आर्य। आर्य। आर्य, आपकी आवाज बहुत लहराती हुई आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है, बताना चाहोगे कैसे? सर जैसे हाँ बोलो। ए लेस देन इक्वल टू बी है तो सर फिर बी जरूरी थोड़ा कि वो भी लेस देन इक्वल टू ए होगा। बिल्कुल जरूरी नहीं, वो ग्रेटर देन होगा, बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ठीक है, कैसे? अब राकेश, ये जो स्टेटमेंट है ये सभी के लिए ट्रू होना चाहिए। तुम बोलोगे इक्वल टू वाले के लिए तो ट्रू हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं कहता हूं 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये ट्रू आ रहा है। कैसे? क्योंकि इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना, तो ये लेस देन है, तो जब मैं इसको पलट दूंगा तो ये तो गलत हो गया ना। ठीक है राकेश, बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है, पूरा सही होना चाहिए, केवल एक स्टेटमेंट सही होने से नहीं होगा। ठीक है। ओके सर। ओहो, ये माधव इतनी लेट क्यों आ रहा? आप लोग साथ में कॉपी में लिखना चाहते हो बाद में लिखोगे? अच्छा ठीक है, चलो खैर। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ए बी से रिलेटेड है और उसी रिलेशन से बी सी से रिलेटेड है तो इसका मतलब है ए बी सी से रिलेट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं सवाल पूछता हूं, देखते हैं कौन कौन अवेलेबल है। गौरव मेहरा। गौरव मेहरा। गौरव मेहरा, मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं रिलेशन लेता हूं इज परपेंडिकुलर टू, तो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? नो सर। नहीं है। कैसे किया आपने? L1 परपेंडिकुलर टू L2 लिख दिया एंड दोबारा से परपेंडिकुलर टू लिखना है, फिर L2 परपेंडिकुलर टू क्या लिख दिया? L3। अब एक चीज बताइए, जैसे मैं डायग्राम भी बना के देखता हूं कि L1 ये हो गया परपेंडिकुलर टू L2 और L2 है L3 के परपेंडिकुलर, ये हो गया L3। क्या L1 और L3 अब परपेंडिकुलर बोल सकता हूं? क्या मैं इन दोनों को परपेंडिकुलर बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, रिलेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, पैरेलल बोल सकता हूं लेकिन परपेंडिकुलर तो नहीं बोल सकता ना। तो इसका मतलब है नॉट परपेंडिकुलर आ रहा है, इसका मतलब है L1 और L3 रिलेटेड नहीं है और इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं कौन कौन है यहाँ पे अवेलेबल। पवन जोशी। यस सर। पवन, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं बोलता हूं लेस देन और इक्वल टू, चलो लेस देन इक्वल टू नहीं लेते, एक काम करते हैं ये ले लेते हैं, इज फ्रेंड ऑफ रिलेशन, इज फ्रेंड ऑफ, ये रिलेशन मैंने एक ले लिया है। ठीक है, आप मुझे बताओ, आप मुझे ये बताओ कि ये जो है ट्रांजिटिव है या नहीं है? नो सर। नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि हो सकता है ए जो हो वो फ्रेंड ऑफ, ठीक है मैं ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ए जो है फ्रेंड ऑफ बी है एंड बी जो है वो फ्रेंड ऑफ सी है, पर कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि ए और सी दोस्त हो, ए और सी दुश्मन भी हो सकता है और हो सकता है बिल्कुल जान पहचानी ना हो। सबको बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों समझ में आ गया होगा। अब मैं पहले इनसे रिलेटेड थोड़े सवाल पूछूंगा,
देखते हैं कौन कौन यहाँ पे है। निहारिका रावत। यस सर। निहारिका रावत, आप मुझे ये बताओ कि जो ये पैरेलल टू होता है रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव होता है या नहीं होता है? रिफ्लेक्सिव पूछ रहा हूँ मैं। सर रिफ्लेक्सिव। हाँ। सर होता है। होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करते हैं? सर दोनों तरफ एक ही चीज। दोनों तरफ एक ही एलिमेंट रख देंगे, यानी अगर यहाँ पे L1 है तो यहाँ पर भी L1 हो गया। बिल्कुल सही, ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, आप मुझे बताओ ये सिमेट्रिक है क्या? यस सर है। बिल्कुल सही, क्योंकि L1 पैरेलल टू L2 इम्प्लाइज का मतलब है इस, ये पहले ट्रू है, इसकी मदद से मैं कह सकता हूँ कि L2 पैरेलल टू L1 है। बिल्कुल सही। और इस पैरेलल टू जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है? सर ट्रांजिटिव भी है। हाँ बिल्कुल सही, L1 पैरेलल टू L2 है एंड L2 पैरेलल टू L3 है, तो इसकी मदद से मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि L1 जो है पैरेलल टू L3 है। अब आप देख सकते हैं ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसी के ऊपर आता है 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, अ रिलेशन defined, a relation capital R defined in set A is called equivalence relation if R is reflexive, अगर R reflexive होगा, कॉमा सिमेट्रिक भी होगा, एंड कॉमा ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन तीनों है, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल अभी जैसे हमने डिस्कस किया पैरेलल टू, ठीक है, ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस है आपका। फिर कॉन्ग्रुएंट टू कैसे? ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3, ठीक है ना। तो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 3 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव तो है। और सिमेट्रिक है या नहीं है? अगर मैं कहता हूँ ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2 है, तो मैं इसकी मदद से कह सकता हूँ कि ट्राइंगल 2 जो है वो ट्राइंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। और इसी तरह मुझे अगर चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो दोनों तरफ सेम ट्राइंगल रख दूंगा, ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 1, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये किस चीज़ का एग्जांपल है? इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल है। फिर बात करते हैं इक्वल टू की। इक्वल टू जो है ये भी रिफ्लेक्सिव भी है, ए इज इक्वल टू ए, सिमेट्रिक भी है, ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब बी इज इक्वल टू ए, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू सी। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, इसका मतलब ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। इज सिमिलर टू, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है ना, रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गया सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सीबीएसई के लिए तो नहीं है, नॉट फॉर सीबीएसई एग्जाम्स, सीबीएसई बोर्ड्स के लिए नहीं है ये। तो अगला जो है वो है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। हमने सिमेट्रिक पढ़ा था, ये है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब क्या होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन? देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, अ रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड इन सेट ए इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक तब कहा जाएगा, एंटी सिमेट्रिक इफ a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, sorry b comma c नहीं, b comma a belongs to R implies a is equal to b। a b से रिलेटेड है ये हमें पहले से ही पता होगा, b a से रिलेटेड है ये भी हमें पहले से पता होगा, और इसकी मदद से अगर मैं ये कह पाया कि a is equal to b है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। दोबारा सुन लीजिए, सिमेट्रिक में क्या था, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था, और इसकी मदद से हम ये बनाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ए बी से रिलेटेड है हमें ये पता है, और बी भी ए से रिलेटेड है हमें ये पता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे 2 जो है वो 3 से रिलेटेड है लेस देन से, पर 3 जो है वो 2 से रिलेटेड थोड़ा होता है लेस देन से, वो तो ग्रेटर देन से होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों में ए भी बी से रिलेटेड है, बी भी ए से रिलेटेड है, तो इसकी मदद से अगर मैं ये कह पाऊँ कि ए और बी बराबर होंगे, तब जाके मैं उसको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहूँगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, जो इज इक्वल टू रिलेशन होता है ना, ये एंटी सिमेट्रिक होता है,
ठीक है, सिमेट्रिक भी होता है, ये एंटी सिमेट्रिक भी है। एंटी सिमेट्रिक कैसे चेक करना है, आप पहले a इज इक्वल टू बी लिख लीजिए, उसके बाद b इज इक्वल टू a लिख लीजिए, और आप मुझे अब बताइए कि क्या a इज इक्वल टू बी आएगा, तो बिल्कुल आएगा। a इज इक्वल टू बी है, b इज इक्वल टू a, तो इज इक्वल टू आएगा। अब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको क्योंकि सब जगह इक्वल टू आ रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लेट्स से सबसेट या डिवाइड्स ले लेता हूँ मैं, डिवाइड्स। अब तुम बोलोगे ये डिवाइड्स क्या होता है, ठीक है, बड़ा अजीब लग रहा है, तो आप पहले ना यहाँ पे एलिमेंट लगा लीजिए, a और b लगा लीजिए, a डिवाइड्स b, अब सही लग रहा होगा, ठीक है। ये a डिवाइड्स b मतलब a एक ऐसा नंबर है जो b को डिवाइड कर रहा है, तो ये भी रिलेशन है ना कि a b को डिवाइड कर रहा है, एंड b डिवाइड्स a b को डिवाइड कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 क्या 2 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता ना, तो ऐसा एग्जाम्पल नहीं आएगा। a डिवाइड्स b, a b को डिवाइड कर रहा है, एंड उसी टाइम पे b भी a को डिवाइड कर रहा है, और ऐसा तभी हो सकता है जब a और b बराबर हो। तो डिवाइड्स वाला जो रिलेशन है, जो डिवाइड्स रिलेशन है, ठीक है, ये जो रिलेशन है ये भी क्या होता है आपका एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड जो एग्जांपल है वो है इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ, और प्रॉपर सबसेट का ये निशान होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो यहां पे हमें पता है। ओह कार्तिक अग्रवाल इतना लेट, हाँ जी कार्तिक अग्रवाल इतना लेट क्यों आ रहे हो, या डिस्कनेक्ट हो गए थे? लगता है खो गया फिर से। चलो, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, ये हमें चेक करना है कि ये जो प्रॉपर सबसेट ऑफ है, ये जो रिलेशन है ये एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है। तो मुझे क्या करना है, a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b एंड b इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ a, और ये तभी हो सकता है जब a इज इक्वल टू क्या हो, b हो। वैसे प्रॉपर सबसेट की जगह हमें लिखना चाहिए था सबसेट, तब ज़्यादा करेक्ट होगा। ये a इज अ सबसेट ऑफ b, b इज अ सबसेट ऑफ a, ये तभी हो सकता है, दोनों एक दूसरे के सबसेट तभी तो हो सकते हैं जब a और b क्या होंगे, इक्वल होंगे। प्रॉपर सबसेट में तो हो ही नहीं सकता ना, a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए b, तो b इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ a, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो इज अ सबसेट यूज करेंगे। तो a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a, इज अ सबसेट ऑफ यहाँ पे रिलेशन है, तो ऑब्वियसली बात है इससे आ रहा है a इज इक्वल टू b। तो ये था आपका कौन सा रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इसके नोट्स जरूर बनाइए, मैंने आपको नोट्स भेज रखे हैं, उसको प्लीज़ नोट कीजिए और उसको कई बार पढ़िए। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। क्लास में होते तो मैं रेंडमली पूछ लेता, ठीक है ना, तो अभी मैं पूछ भी नहीं सकता हूँ इतना ज़्यादा, तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो खैर जो भी है, अब आता है इसके बाद पोसेट, पोसेट कैपिटल में ही लिखना है इसको, और ये होता है पार्शली ऑर्डर्ड सेट, ठीक है, पार्शली ऑर्डर्ड और ये सेट। तो पार्शली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है, देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले इक्विवेलेंस रिलेशन बताया था। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था, एक ऐसा रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इसी तरह पोसेट क्या होता है, अ रिलेशन कैपिटल आर इन सेट ए, ये जो हम रिलेशन पढ़ रहे हैं सब सेट ए में ही है। अ रिलेशन कैपिटल आर इन सेट ए इज कॉल्ड पार्शली ऑर्डर्ड सेट इफ आर इज, आर क्या क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, पहली बात तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा एंटी सिमेट्रिक एंड तीसरा ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों हो जाए, ठीक है, तब जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, पोसेट होता है। सबको बात समझ आ गई। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो सिमेट्रिक को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, एंटी सिमेट्रिक से। तो जब हम एंटी सिमेट्रिक से रिप्लेस कर देंगे तो वो जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा आपका, वो रिलेशन आपका बन जाएगा पोसेट, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया, पोसेट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये भी सीबीएसई में नहीं है, ठीक है ना, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। हाँ जी कार्तिक,
पूछो अपना सवाल। सर एक बार एंटी सिमेट्रिक फिर से समझाना सर, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। अच्छा, तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो गया था, ओके। तो एंटी सिमेट्रिक में जाते हैं वापस। ये रहा, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड्स में नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, अच्छा रहता है। देखो मैंने क्या बताया, कोई भी रिलेशन, अ रिलेशन कैपिटल आर, ठीक है, डिफाइंड इन सेट ए, मतलब एक सेट में, यानी कि दोनों एलिमेंट सेट ए से लेने, इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक कब कहा जाएगा? अगर ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है ए से, और अगर इन दोनों स्टेटमेंट की मदद से मैं ये कह पाऊं कि ए इज इक्वल टू बी है, तब जाके उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक में क्या था, ए रिलेटेड टू बी की मदद से मैं ये बनाता था, लेकिन यहाँ पे बनाना नहीं है, ये भी पता होगा पहले से और ये भी पता होगा। और अगर मैं इन दोनों की मदद से ये कह पाऊँ कि ए इज इक्वल टू बी है, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी सिमेट्रिक बोलेंगे। अब इसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, एक दो एग्जाम्पल दिए थे। जैसे कि एक रिलेशन मैंने ले लिया डिवाइड्स, ये रिलेशन मैंने ले रखा डिवाइड्स। अब बड़ा अजीब सा लगेगा डिवाइड्स सुन के, तो आप लोग पहले इसमें एलिमेंट लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया ए, फिर मैंने बोला डिवाइड्स बी। ए क्या कर रहा है? बी को डिवाइड कर रहा है, एंड सेम टाइम पे बी भी ए को डिवाइड कर रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी ए को डिवाइड कर रहा है। दोनों एक दूसरे को डिवाइड तभी कर सकते हैं जब दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ में आ गई बात? तो यानी कि ये जो डिवाइड्स रिलेशन है ये एंटी सिमेट्रिक है। ए डिवाइड्स बी और साथ साथ बी डिवाइड्स ए, दोनों ट्रू है, और दोनों की मदद से मैं कह सकता हूँ इज इक्वल टू बी है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये क्या है? ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। इस तरह यहाँ पे इक्वल टू का रिलेशन भी ले रखा है, ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू ए है, तो ये तो तभी हो सकता है जब ए इज इक्वल टू बी है, और कोई कारण है ही नहीं। तो जो इक्वल टू है वो किस तरह का हो गया? एंटी सिमेट्रिक हो गया। एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, इज अ सबसेट ऑफ। इज अ सबसेट ऑफ, आपने 11th में पढ़ा होगा, ये सबसेट का निशान है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और साथ साथ में बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और ये तभी हो सकता है जब ए इज इक्वल टू बी हो। ए बी का सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, और ये तभी हो सकता है जब ए इज इक्वल टू बी हो। इसका मतलब जो इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन है ये भी एंटी सिमेट्रिक है। कार्तिक बात समझ आ गई आपको? यस सर। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई? डेफिनेशन क्या है आपकी? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर ए बी से रिलेटेड है एंड बी अगर ए से रिलेटेड है तो ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, हाँ पवन पूछो अपना सवाल। सपोज राम इज द फ्रेंड ऑफ श्याम, ठीक है, और फिर श्याम इज द फ्रेंड ऑफ राम, तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे राम इक्वल्स टू श्याम। हाँ तो बिल्कुल सही नहीं बोलेंगे, तो इसका मतलब है जो आपने एग्जांपल दिया वो एंटीसिमेट्रिक नहीं है। तो मतलब वो ऊपर वाले दोनों ट्रू तो हो रहे हैं। नहीं, दोनों ट्रू होने के बाद आपको ये भी तो बनना चाहिए ए इज इक्वल टू बी। अगर नहीं बन रहा है तो एंटीसिमेट्रिक नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है। बात समझ आ गई? ऊपर वाले तो ट्रू आपने खुद ही लिए है ना, तो उसकी मदद से ए इज इक्वल टू बी आना चाहिए था। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब एंटीसिमेट्रिक नहीं है। ओके सर। सबको बात समझ आ गई? ऐसा नहीं है कि राम श्याम से रिलेटेड है, श्याम राम से रिलेटेड है, तो राम और श्याम इक्वल आने चाहिए। मतलब हमेशा नहीं आएगा इक्वल। जब इक्वल आएगा, जिस रिलेशन में इक्वल आएगा उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे एंटीसिमेट्रिक। तो मेरे ख्याल से पवन के डाउट से बाकी सबको भी क्लियर हो गया होगा, है ना? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए दोबारा से। तो चलिए, मुझे लगता है डाउट नहीं है। सब ध्यान से सुन रहे हो या आधे लोग बस सो गए हैं ऑनलाइन आके? भरोसे सुन रहे सो रहे हैं सब? सुन रहे सर। अच्छा ठीक है, चलो फिर आते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन में। देखिए अभी तक मैंने रिलेशन में कोई ऑपरेशन नहीं किया था। देखिए ऑपरेशन समझते हैं आप? जैसे कि मैंने कहा कि अभी तक मैं गिनती सीख रहा था, 1 2 3 4, मैं बता रहा था इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, पर मैंने इनको प्लस माइनस नहीं किया था, कोई ऑपरेशन नहीं किया था। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था 11th में, सेट्स पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ाए थे। तो जब ऑपरेशन की बारी आई थी तब मैंने बताया था कि यूनियन एक ऑपरेशन होता है, ए यूनियन बी। तो इसी तरह जो इन्वर्स ऑफ रिलेशन है ना, ये रिलेशन के साथ कोई छेड़खानी करने वाले हैं, और इन्वर्स ऑफ रिलेशन एक ऑपरेशन है। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ, ये रिलेशन नहीं है, ये क्या है? एक ऑपरेशन है। एक मिनट, अब कौन आ रहा? ठीक है, तो इनवर्स ऑफ रिलेशन जो है वो एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन मतलब मुझे एक रिलेशन दे रखा हो, उसके साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इनवर्स ऑफ रिलेशन बहुत आसान चीज़ है। देखिए क्या है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं लिखता हूँ कि एक रिलेशन है आर, इसमें 1 लेट से 2 से रिलेटेड है, ठीक है, 2 लेट से 3 से रिलेटेड है, 3 लेट से 4 से रिलेटेड है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल है। तो आर इनवर्स को हम डिनोट करते हैं आर की पावर -1 से। ठीक है, यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ
इनवर्स ऑफ आर अगर ये बोला जाएगा तो इतना बड़ा ना लिख के हम लोग सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं आर की पावर -1। और एक बात का ध्यान रखना, आर की पावर -1 जो है इसका मतलब 1/r नहीं होता है, 1/r 5 की पावर -1 को लिख सकता हूँ 1/5, ये नंबरों में होता है। पर ये जो r है ये सेट है, रिलेशन है, रिलेशन सेट होता है। और r का इन्वर्स का मतलब ये नहीं होता कि मैं उल्टा कर दूंगा, और किसी भी सेट का इन्वर्स नहीं निकाल सकते, रिलेशन का इन्वर्स निकाल सकते हैं, मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स का रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स क्या है, 1 2 से रिलेटेड है तो उल्टा हो जाएगा, 2 1 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, ठीक है, 3 4 से रिलेटेड है तो 4 3 से रिलेटेड है। तो ये होता है इन्वर्स ऑफ रिलेशन। इसमें हम उल्टा कर देंगे और इन्वर्स ऑफ रिलेशन को इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसकी जगह ये सिंबल यूज करेंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है आर की पावर -1 का मतलब 1/r नहीं होता है, ठीक है। अब इन्वर्स ऑफ रिलेशन तो आपको समझ में आ गया, इन्वर्स ऑफ रिलेशन हम कैसे निकालते हैं। इसका एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि अगर मैं कहता हूं 2 इज लेस देन 3 तो ये रिलेशन है। और लेस देन का उल्टा क्या होता है, अगर मैं 3 यहां लिख दूंगा 2 यहां लिख दूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन बनाना पड़ेगा। यानी इस रिलेशन का आर इनवर्स जो है वो ग्रेटर देन है, इज लेस देन का इनवर्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन। देखिए एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करनी है बस, और जब एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करेंगे तो जो रिलेशन बन के आएगा वो इनवर्स कहलाएगा पहले वाले का, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं कहता हूं a इज इक्वल टू बी और अब एलिमेंट की पोजीशन चेंज करता हूं तो b इज इक्वल टू a, तो ये तो r है और ये r इनवर्स है। कहने का मतलब है r और r इनवर्स दोनों बराबर है इस केस में। बात समझ आ गई। अब मैं एक नई डेफिनेशन बताने वाला हूं, ठीक है, ये है सिमेट्रिक की डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में ये बताया था कि अगर a b से रिलेटेड है तो इसका मतलब b a से रिलेटेड अगर हुआ, अगर इसकी मदद से ये बन के आ गया तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब सिमेट्रिक रिलेशन की नई डेफिनेशन देख लीजिए, इफ r इज इक्वल टू r इनवर्स, अगर r खुद अपना ही इनवर्स है, ठीक है, देन r इज सिमेट्रिक रिलेशन, r इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये कंपटीशन में आता है, एनडीए वगैरह में आएगा तो ध्यान से देखना है, ठीक है। न्यू डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन एक तो ये बना दी और दूसरी तो ओरिजिनल थी, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज b कॉमा a बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी, लेकिन हमने एक ये नई डेफिनेशन बना दी। तो मैंने आपको अभी बताया इज लेस देन का जो इनवर्स होता है वो होता है इज ग्रेटर देन, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, निहारिका। यस सर। निहारिका ये बताओ कि अगर मैं बोलता हूं ये रिलेशन है पैरेलल टू का रिलेशन है तो इसका इनवर्स क्या होगा, ये रिलेशन है r, इसका इनवर्स क्या होगा, पैरेलल का हाँ नहीं पता, नहीं सर। ठीक है, किसी और से पूछते हैं, कनिका। सर कनिका ये जो इस पैरेलल टू जो रिलेशन है इसका इनवर्स क्या होगा, शायद पैरेलल ही होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या करना है, हमें अगर कोई रिलेशन दे रखा है 2 एलिमेंट लगाने पड़ेंगे, पहले L1 और L2 लगा लिया मैंने, अब मुझे इसको उल्टा करके देखना है L2 L1, तो अगर पहले पैरेलल था अभी भी क्या रहेगा, पैरेलल। तो बिल्कुल सही बताया आपने, एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करने के बाद भी पैरेलल ही आ रहा है। तो R का R इनवर्स मतलब पैरेलल का जो इनवर्स होता है वो पैरेलल ही होता है। न्यारी का बात समझ आ गई, यस सर। ठीक है। निहारिका मुझे ये रिलेशन बताओ, निहारिका, ठीक है, ये हो गया एलिमेंट इज सिस्टर ऑफ, भाई का नाम क्या है, आयुष, हाँ, यस सर। तो अब मुझे बताओ ये है इज सिस्टर ऑफ, इसका इनवर्स क्या होगा, सर सेम ही होगा। अरे बेटा एलिमेंट की पोजीशन चेंज करना, आयुष अच्छा, और यहाँ निहारिका, अब बता। हाँ इज ब्रदर ऑफ। हाँ समझ में आ गया, अब इस सिस्टर ऑफ लिखी ना, आयुष पीटेगा तेरे को, हाँ ठीक है। सबको बात समझ आ गई है, इस सिस्टर, देखिए डिपेंड भी करता है कि यहाँ पे एलिमेंट क्या है। यहाँ पे आयुष था, अगर यहाँ पे आयुष की जगह कुछ और आता, जैसे मैं कहता हूँ लेट्स से कनिका इज सिस्टर
ऑफ लेट्स से निहारिका, मैं ये कहता हूं, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं निहारिका को पहले लिख दूंगा और कनिका को बाद में लिख दूंगा तब भी यही रिलेशन रहेगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि इनवर्स क्या होगा। सबको बात समझ आ गई? शशांक, यस सर। शशांक आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं बोलता हूं ये रिलेशन है इज सन ऑफ, तो इसका रिलेशन का इनवर्स क्या होगा? ये आर है, आर इनवर्स क्या होगा? सर फादर ऑफ भी हो सकता है और मदर ऑफ भी हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया आपने। तो ये एलिमेंट पे भी डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूं लेट्स से मैं किसी का नाम लिखता हूं, किसका नाम लिखूं? चलो ऐसे लिख देता हूं मैं, सुनील इज सन ऑफ लेट्स से सचिन, ठीक है। तो ये आर है, यहाँ पे इज सन ऑफ है, दोनों मेल्स है, तो यहाँ पे जो आर इनवर्स आएगा वो इज फादर ऑफ आएगा, इज फादर ऑफ, ठीक है, क्योंकि हम सचिन को पहले लिखेंगे, सुनील को बाद में लिख देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है सुनील इज सन ऑफ रीता, अगर ये लिखा जाता तो रीता पहले आता, सुनील बाद में आता, और यहाँ पे इज सन ऑफ की जगह पे आ जाता है इज मदर ऑफ, ठीक है। तो आर इनवर्स सबको समझ में आ गया है। और ये तो हम रियल लाइफ एग्जांपल देख रहे थे, वैसे तो बहुत सिंपल होता है। अगर आर में दे रखा है 1,2, ठीक है, लेट्स से 3,4, ठीक है, 5,6 ऐसे कुछ दे रखा है, तो दिस इंप्लाइज दैट आर इनवर्स बहुत ही आसान होता है, कुछ नहीं करना है, बस एलिमेंट्स को पलट देना है, 2,1, 4,3, 6,5, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी आसान है आर इनवर्स निकालना, तो ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है अपना हैंड रेज कर सकते हैं, कोई कर रहा है क्या? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिलेशन तो खत्म हो गया है। अब एक डेफिनेशन लिखाऊंगा मैं इक्विवेलेंस क्लासेस की, पर उसके लिए आप लोग क्या करना, कल ना जो मैंने आपको नोट्स भेज रखे हैं वहाँ पे इनवर्स ऑफ रिलेशन तक नोट कर लेना, उसमें एग्जाम्पल वगैरह भी दे रखे हैं, और फिर ना एक पेज छोड़ देना, वो हम तब डिस्कस कर सकते हैं जब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो कल हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी डाउनलोड भी कर लेना, क्योंकि कल मैं मतलब जब क्वेश्चन, चलो मैं स्क्रीन में ही शेयर कर दूंगा कल, ठीक है। तो चलो आज की क्लास फिर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। जय श्री राम।